आज हम डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में मैं गुज़िश्ता लेक्चर्स की कुछ चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरी मुराद जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस स्लाइड में अगर आप गौर से ही देखें, तो अगेन this slide is gives graph between lambda versus e और ये जो lambda है ये strength of perturbation को रिप्रेजेंट करता है। lambda की वैल्यू 1 होगी तो perturbation मैक्सिमम होगा और अगर lambda की वैल्यू 1 से कुछ कम है तो फिर perturbation की वैल्यू कम है और अगर ये लैम्डा की वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाए, यानी आप इस ओरिजिन पे पहुँच जाएँ, तो फिर इसका मतलब है कि कोई परटर्बेशन मौजूद नहीं है और इन द एब्सेंस ऑफ परटर्बेशन आपका जो हैमिल्टोनियन होगा, वो ये होगा, H नॉट और इस H नॉट की वजह से जो आइगन स्टेट्स और आइगन एनर्जीज़ हैं, ये हमने बहुत ज़्यादा सॉल्व किया है डिफरेंट सिस्टम के लिए। तो फर्स्ट कर लीजिए कि हमारे पास कोई सिस्टम है, I mean this could be one dimensional box, this could be harmonic oscillator, this could be हाइड्रोजन एटम, लेकिन ये एक ऐसी स्टेट है जो कि डीजेनरेट स्टेट है। आपके इल्म में है कि डीजेनरेट स्टेट से मुराद ये है कि डिफरेंट आइगन स्टेट के करस्पॉन्डिंग सेम एनर्जी होती है और ये दो डिफरेंट स्टेट्स मैंने आपके सामने लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये किसी टू फोल्ड डीजेनरेसी के बारे में जिक्र किया जा रहा है। सो phi 1 and phi 2 आर टू डिफरेंट आइगन स्टेट्स और उनकी करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो E नॉट है और ये जो E नॉट है ये एक्चुअली इस वर्टिकल एक्सिस पर किसी इस जगह पर है और इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा है वो 0 के बराबर है। अब लैम्डा 0 है, इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी है या फिर ये जो आइगन स्टेट हैं phi 1 and phi 2 ये अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट हैं और ये जो एनर्जी है ये अनपर्टर्ब्ड है, कोई पर्टर्बेशन मौजूद नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्टर्बेशन H प्राइम सिस्टम कंप्लीटली इन द डीजेनरेट स्टेट। अब अगर मैं लैम्डा की कुछ वैल्यू ले लेता हूं, फर्ज कर लीजिए कि लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो फिर H प्राइम एग्जिस्ट करेगा और H प्राइम की वजह से जो टोटल हैमिल्टोनियन है वो अनपर्टर्ब्ड प्लस पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन पर मुश्तमिल होगा। तो अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे ही हम पर्टर्बेशन ऑन करते हैं तो हमारी जो डीजेनरेट स्टेट थी वो अब दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। फर्ज कर लीजिए कि दिस करस्पॉन्ड्स टू द स्टेट phi 2 और जो नीचे वाली स्टेट है वो phi 1 हो गई है और phi 2 की अपनी एनर्जी होगी, phi 1 की अपनी एनर्जी होगी। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम नॉन डीजेनरेट स्टेट कहते हैं। तो हुआ क्या कि जैसे ही हमने पर्टर्बेशन ऑन की तो हमारी जो डीजेनरेट स्टेट थी वो नॉन डीजेनरेट स्टेट में चली गई। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि एज द पर्टर्बेशन टर्न ऑन the degeneracy could be lifted or you can call removed completely or sometime partially. But लेकिन इस ग्राफ में तो डिजेनरेसी कंप्लीट लिफ्ट हो गई है, यानी जब लैम्डा 0 था तो डिजेनरेसी थी, जब लैम्डा 1 हो गया है तो फिर अब डिजेनरेसी मौजूद नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टर्बेशन है ये बेसिकली किसी डीजेनरेट स्टेट को नॉन डीजेनरेट स्टेट में ट्रांसफॉर्म करता है या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ये जो पर्टर्बेशन है ये किसी भी डीजेनरेट सिस्टम की डीजेनरेसी को रिमूव कर देता है या फिर
ग्रिफिथ ने इसकी जगह पे लिफ्टेड का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो फिर आप भी ये कह सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ perturbation Hamiltonian, the degenerate state or the degeneracy lifted now. Okay, so now let's see step-by-step understanding of degenerate state perturbation theory. कि हम प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, यानी किसी प्रॉब्लम पर अटैक करना हो in order to solve for the case of degenerate perturbation theory. तो प्रॉब्लम की लैंग्वेज क्या होगी और आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे. How to attempt problem related to the degenerate perturbation theory. So there are following parameters, in fact 2 parameters we need to determine, or we need to understand how to find first order energy correction and corrected energy level, and second, how to check degeneracy is lifted or not lifted. तो इसके कुछ और भी पैरामीटर्स हैं, लेकिन आज के लेक्चर में मैं सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंट को एड्रेस कर रहा हूं. और इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल के लिए वही 2-fold डीजेनरेसी का केस कंसीडर करते हैं, लेकिन हमारे पास 3-fold या 4-fold डीजेनरेसी भी हो सकती है. आने वाले लेक्चर्स में हम उस पर बात करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए और ताकि हमारा केस सिंपल रहे, मैं 2-fold डीजेनरेसी कंसीडर कर रहा हूँ. यानी 2-fold डीजेनरेसी से मुराद ये है कि हमारे पास एक आइगन स्टेट होगी साई ए, और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक एनर्जी होगी ई नॉट, और इसके अलावा दूसरी स्टेट होगी साई बी, और उसकी अगेंस्ट जो एनर्जी है वो भी ई नॉट होगी. यानी साई ए और साई बी की जो आइगन वैल्यू है, या इसे हम आइगन वैल्यू एनर्जी कहते हैं, वो सेम होगी. लेकिन इन दोनों स्टेट को ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज को तो फॉलो करना होगा, क्योंकि ये दोनों सेम हिल्बर्ट स्पेस में हैं. तो फिर मैं इस मैट्रिक्स एलिमेंट को इस तरह से लिख सकता हूं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द डब्ल्यू मैट्रिक्स. सबसे पहला काम, अगर हमें एनर्जी करेक्शन निकालना है, तो सबसे पहला काम हमें जो करना होगा वो ये करना होगा कि आपको डब्ल्यू मैट्रिक्स लिखना है. हमारे केस में 2-fold डीजेनरेसी है, तो फिर 2x2 का मैट्रिक्स होगा. लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें 3-fold डीजेनरेसी है, तो फिर डब्ल्यू मैट्रिक्स 3x3 का होगा. Order of W matrix depends upon the degeneracy or the number of degeneracy. For 2-fold degeneracy, order of W matrix will be 2x2, and this can be written as follows. इस W matrix को आप इस तरह से लिख सकते हैं: WAA, WAB, WBA and WBB. ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये WAA और WBB होंगे, और ऑफ डायगोनल जो हैं ये डिफरेंट इंडेसिस के साथ लिखे जाएंगे. इन जनरल W मैट्रिक्स एलिमेंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ डिराक नोटेशन हमने लास्ट क्लास में इस तरह डिफाइन किया था कि कोई एक स्टेट होगी, उसके बाद यहाँ पर कोई दूसरी स्टेट होगी, और बीच में आप परटर्बेशन हैमिल्टोनियन इनकॉर्पोरेट करेंगे. तो ये एक जनरल W मैट्रिक्स है, लेकिन हमारे केस में I जो है वो A के बराबर है और J जो है वो B के बराबर है. तो सबसे पहला काम आपने W मैट्रिक्स लिखना है in order to solve degenerate perturbation theory problem. Okay, so अब ये जो WAA, WAB, WBA, WBB, इनके जो मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं वो आप इस तरह से निकालेंगे. जाहिर है ये जो H प्राइम है ये तो हमें पता होगा कि ये क्या है, और ये स्टेट भी हमें मालूम होगी, phi A, phi B वगैरह वगैरह. तो फिर हम ये तमाम के तमाम मैट्रिक्स एलिमेंट निकाल सकते हैं. अच्छा, ये एक काम हो गया. नाउ ऑन द सेकंड स्टेप, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ W मैट्रिक्स. तो जैसे ही आपने
W मैट्रिक्स लिख लिया तो फिर आपको आइगन वैल्यू ऑफ W मैट्रिक्स मालूम करना होगा, और वो जो आइगन वैल्यू है दिस इज एक्चुअली द एनर्जी। तो अब इसके लिए अगर हमारे पास जैसे कि मैंने कहा कि डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो केस है ये सिर्फ और सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स है। तो अगर 2x2 मैट्रिक्स होगा तो फिर उसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन जो है वो ये होती है लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा trace of the given matrix plus determinant of the W matrix is equals to 0. तो अगर W मैट्रिक्स मौजूद है तो आप इस इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, और आइगन वैल्यू से मुराद मेरी एनर्जी की है। इसकी डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन होती है। तो ये जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए है। 3x3 के लिए कुछ बदल जाएगा, लेकिन जब हम 3x3 पे आएंगे तो फिर मैं आपको वो भी बता दूंगा। उसके ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की 2 वैल्यू आपको मिलेंगी। अब ये जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है दैट इज डिफाइंड एज फॉलोज। If you have a matrix, say W, this could be matrix A. So the trace of matrix is equals to the sum of from I to N and AII. AII means ये सारे के सारे diagonal elements होते हैं। अगर मैं पिछली स्लाइड पर जाऊं तो ये देखिए WAA, WBB, और इसी तरह से अगर ऑर्डर बढ़ता चला जाएगा तो जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन तमाम को ऐड करना है आपने इन ऑर्डर टू गेट द ट्रेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। जब आपने W मैट्रिक्स लिख लिया है तो फिर उनके डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, देन यू विल हैव अ ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, और उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आपको आता ही है, तो लिहाजा आइगन वैल्यू इक्वेशन बन जाएगी एंड देन यू हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट विल गिव यू द लैम्डा 1 and lambda 2. ओके, चलें। अब ये जो मैंने 2 पॉइंट बताया था कि शुरू की स्लाइड में कि आपको 2 स्टेप कौन कौन से करने हैं। नंबर 1, हाउ टू फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एंड द करेक्टेड एनर्जी लेवल इन द डीजेनरेट स्टेट। इन फैक्ट तो ये जो आपने आइगन वैल्यू इक्वेशन अभी मैंने आपके सामने लिखी है, वहां से जो आइगन वैल्यूज मिलेंगी से 2-फोल्ड डिजेनरेसी है तो फिर आइगन वैल्यू की तादाद 2 होगी। तो ये जो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 है ये बेसिकली करेक्शन इन एनर्जी है इनफैक्ट। और जैसे ही आपको ये मिल जाएगा तो फिर इस वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करके therefore lambda 1 and lambda 2 are called correction in energy states. There are 2 possibilities. Number 1 कि ये जो lambda 1 and lambda 2 हैं ये डिफरेंट हों। उसमें से lambda 1 स्मॉल हो सकता है lambda 2 से, या फिर lambda 2 lambda 1 से स्मॉल हो सकता है। कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट द डिफरेंट वैल्यूज हों तो फिर उस पॉसिबिलिटीज के तहत आपके पास जो डीजेनरेट स्टेट थी, इसका मतलब ये हुआ कि जो डीजेनरेट स्टेट है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द परटर्बेशन हैमिल्टोनियन, ये जो डीजेनरेटेड स्टेट है ये 2 स्टेट के अंदर स्प्लिट हो गई। एक स्टेट होगा इनिशियल E0 प्लस लैम्डा 1, और जो दूसरी एनर्जी स्टेट होगी वो पहली वाली से जरा सी ऊपर हो जाएगी, जो कि E0 प्लस लैम्डा 2 होगी। अब ये ऊपर इसलिए होगी कि हमने यहाँ पर फर्स्ट किया है कि लैम्डा 1 इज स्मॉलर देन लैम्डा 2,
लेकिन अगर मैं इसको स्विच ओवर करूं तो फिर यहाँ पर लैम्डा 2 हो जाएगा और यहाँ पर लैम्डा 1 हो जाएगा। ओके, सो ये जो साइट है, दिस इज कॉल्ड द नॉन डीजेनरेट स्टेट्स। तो हुआ क्या कि आपके पास इनिशियली डीजेनरेट स्टेट थी, और जैसे ही आपने परटर्बेशन ऑन किया तो ये जो एनर्जी स्टेट है ये नॉन डीजेनरेट स्टेट में डिवाइड हो गई है। अच्छा, तो ये तो एक पॉसिबिलिटी है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 अलग-अलग हो। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू एक ही जैसी निकल आए, तो हम उसको लैम्डा कह लेंगे। उस केस में सिचुएशन क्या होगी? तो उस केस में सिचुएशन ये होगी कि इनिशियल डीजेनरेट स्टेट ये थी, और उसके बाद चूंकि ये दोनों वैल्यू एक ही हैं, तो फिर उसकी वजह से आपको सिर्फ एक एनर्जी स्टेट मिलेगी जो कि ई नॉट प्लस लैम्डा होगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने परटर्बेशन अप्लाई नहीं की थी तो आपके पास जो स्टेट थी वो डीजेनरेट थी, और जब आपने परटर्बेशन अप्लाई कर दिया तो भी जो स्टेट है वो डीजेनरेट स्टेट है। अब ये मैंने जरा सा अपलिफ्ट कर दिया है, इसको ऊपर दिखा दिया है, और ये होना भी चाहिए कि ई नॉट जो जो नई एनर्जी स्टेट है वो ई नॉट प्लस लैम्डा है, तो जाहिर है पिछली वाली से थोड़ा सा ऊपर होगा। लेकिन अगर ये लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव होती तो इसको मुझे जरा सा नीचे प्लॉट करना होता। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस केस में डिजेनरेसी जो है वो रिमूव नहीं हो रही। पिछले केस में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर डिजेनरेसी रिमूव हो गई है जैसे ही आपने परटर्बेशन ऑन किया। लेकिन इस केस में डिजेनरेसी पहले भी थी और बाद में भी थी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी करेक्शन निकालने के लिए आपको आइगन वैल्यू इक्वेशन बना के उसे सॉल्व करना होगा, और उसके लिए फिर आपको डब्ल्यू मैट्रिक्स चाहिए। ओके, तो ये एक चीज आप निकाल लेंगे। सो दिस E naught plus lambda is actually the corrected energy, in fact. Okay, second point, how to check the degeneracy is lifted or not. उसके लिए फर्स्ट केस को दोबारा से देखिए, जहां पे हमने कहा था कि इसमें एक पॉसिबिलिटी थी कि लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर टू डिफरेंट वैल्यूज। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में डिजेनरेट जो है वो नॉन डिजेनरेट में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो डीजेनरेसी है वो लिफ्ट हो गई है आफ्टर द application of perturbation. So the statement is, if you get two different eigenvalues such as lambda 1 is not equal to lambda 2, that means degeneracy lifted completely. ठीक है, complete lift हो गई है। ओके, सेकेंड केस में देखिए जहां पे हमने कहा कि दोनों वैल्यूज सेम हैं, तो अब अगर सेम है तो फिर डिजेनरेसी तो यहाँ पर लिफ्ट नहीं हुई है। Therefore, we can say if we get same eigenvalue such as lambda 1 equal to lambda 2, that means degeneracy has not been lifted. Okay, so ये एक मुख्तसर सा लेक्चर था आज के लिए, और ये इसलिए भी ज़रूरी था कि एक स्टूडेंट ने एक सवाल किया था तो उसको भी मुझे एड्रेस करना था। So hopefully you will get idea how to attack on the problem of the degenerate perturbation theory. So इसके अलावा कुछ और स्टेप्स भी हैं जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगा।